हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। बच्चों, जो हमने +1 क्लास की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था उसकी ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने मैटर के कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। हमने एलिमेंट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया था, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये हमारा जो चैप्टर का नाम जैसे आप सभी जानते ही हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। तो आप टू मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास आता है प्योर सब्सटेंस और एक आपके पास कौन सा हो जाएगा, मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक एलिमेंट और एक आपके पास कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं प्योर। अब आपको पता ही है, जैसे प्योर मतलब जिसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो शुद्ध। जब उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में हम चेक आउट करते हैं और हमें ये दिखाई देते हैं कि उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल हैं, द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर substance. तो a pure substance may be defined as single substance which cannot be separated by simple physical method. और इसकी खास बात ये भी है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर वो एज ए सिंगल सब्सटेंस ही होता है, जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा। और प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर। तो जान लेते हैं हम एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल हो, या आप कह सकते हो कि ये पार्टिकल्स हैं वो एटम भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल आपके क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हो, खासकर इसमें ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, एटम्स ही मिलेंगे। जिसमें ओनली एक ही प्रकार के एटम्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे सोडियम, कॉपर, कॉपर के अंदर अगर कॉपर के एटम होंगे तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट। सिल्वर लिया तो सिल्वर के अंदर सिल्वर के पार्टिकल एटम होंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। और प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, एलिमेंट। इसी प्रकार हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में क्या होते हैं आपको पता है, H2 होता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए उसके अंदर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन के क्या होंगे आपके पास है, मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन ETC आर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आता है कंपाउंड्स। इट मे बी डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स रेशो। ये बच्चों बहुत ध्यान रखनी है, इसको आप चाहे अंडरलाइन कर लो कि जब आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन तो करते हो, पर वो एलिमेंट जो कंबाइन करते हो वो आपका क्या होना चाहिए, फिक्स्ड रेशो के अंदर होना चाहिए। और फिक्स्ड रेशो किसका होना चाहिए, उसके वेट का रेशो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड वाटर की, तो इसके अंदर अगर मैं मास का रेशो निकालूं, इसके अंदर हम किसका रेशो निकालेंगे बच्चों, मास का रेशो निकालूं, तो मास का रेशो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे दो, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है तो दो का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर रेशो लगा दिया मैंने, ऑक्सीजन का निकालना है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का रेशो कितना आ जाएगा, 16। यानी इनका जो रेशो है वो क्या बन जाएगा, 1:8 बन जाएगा मास रेशो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इनके वेट का रेशो कितना बन जाएगा, 1:8 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यानी जब भी आपको वाटर बनाना पड़ेगा तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 के अंदर ही मिक्स करना है, ये आपके पास फिक्स है। अगर आप 1:8 के अलावा किसी और रेशो के अंदर अगर आप मिक्स करते हो, उनको कंबाइन करते हो, तो आपका वाटर कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होने वाला। उसके लिए जरूरी है कि क्या होगा, 1:8 होगा। एंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू दीज एलिमेंट्स बाय स्टेबल केमिकल मेथड। हाँ, इनको तोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने H2O को अगर डिकम्पोज कराएं केमिकल मेथड के हिसाब से, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, H2+O2 के अंदर। ठीक है, मोर एवर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स।
तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है, जैसे वाटर किससे मिलकर बना है, वाटर आपका मिलकर बना है हाइड्रोजन से, और किससे मिलकर बना है, वो ऑक्सीजन से। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी किसकी, वाटर की। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया है। अच्छा, वैसे तो हम कंपाउंड्स को और भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड हमारे पास कौन सा आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स सच एज रॉक्स, मिनरल, चट्टान से मिलता हो, या हम कहें कोई आपके पास मिनरल्स हैं, उनसे अगर हमें कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उन कंपाउंड्स को हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। उन कंपाउंड्स को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का एग्जाम फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको पता ही है कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। फिर आपके पास आता है मार्बल, जिप्सम, वाशिंग सोडा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद आता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर दोज कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एलिमेंट। एनिमल से या फिर प्लांट से जो हमें मिलते हो या उनके अंदर प्रेजेंट होते हो, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल कंस्टिट्यूट। यानी ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर एट लीस्ट एक कार्बन तो होगा ही होगा। एट लीस्ट कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा। यानी द कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा, आपका चैप्टर आता है कार्बन एंड कंपाउंड। तो जितने भी कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास क्या आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करवा रहा था तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कार्बन के जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे आपको दिया था CO2। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ऑयल है, फैट है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। नंबर 2 हम बात करें मिक्सचर की। मिक्सचर में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इसमें एलिमेंट को भी कंबाइन कर सकते हैं और हम चाहे तो कंपाउंड को भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे आल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शंस। अब ये फिक्स रेशो नहीं है, इसके अंदर आप कोई भी प्रोपोर्शंस रेशो ले सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है। तो शुगर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा जब आप शुगर के अंदर क्या ऐड कर दोगे, वाटर। शुगर के अंदर जब आप वाटर ऐड कर दोगे तो वो सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए शुगर की अमाउंट फिक्स रहती है, क्या ये कंडीशन होती है कि आप इस अमाउंट की शुगर को इतने अमाउंट ही वाटर में डालना है, आप वाटर की अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, शुगर की अमाउंट चेंज नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब आप एनी प्रोपोर्शन के अंदर इन दोनों को मिक्स कर सकते हो। शुगर आपका कंपाउंड है, वाटर भी आपका कंपाउंड है, तो दो आप कंपाउंड को भी मिक्स कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिल्क, मिल्क हो गया, सी वाटर, पेट्रोल, लाइम वाटर, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड। ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके हैं, मिक्सचर के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ होमो जो है वो आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। सेम क्या होगा, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ। इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए मैंने दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रखा है, और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ए और बी है। यानी इसके अंदर जो मिक्स कर रखा है वो कितना है, ए और बी। यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 by 1 का एक कोई एरिया सेलेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर मैं देखता हूँ कि ए कितना % है और बी कितना % है। फिर मैं कहीं और जाके इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ उतना ही रीजन, और इसके अंदर मैं देखता हूँ ए कितना % है और बी कितना % है। इसी प्रकार मैं कहीं और भी चेक कर सकता हूँ कि ए का कंपोजिशन यहाँ पे कितना है, बी का कंपोजिशन कितना है। अगर ये हर जगह, अगर ये मेरा हर जगह सेम आता है तो वो आपके पास जो मिक्सर होगा वो कैसा होगा, आपका होमोजीनियस मिक्सर होगा। ठीक है, आगे बात समझे। जब आप ए बी मैंने एक मिक्सर लिया और उसमें हर जगह मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आपके पास ए और बी का जो केमिकल कंपोजिशन का रेशो है वो क्या आ रहा है, वो हर जगह आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और सेम आ रहा है तो वो मिक्सर कौन सा कहलाएगा, आपके पास होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। और कैसे ध्यान रख सकते हैं, और ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके पास पता कैसे चलेगा सेम आएगा, तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर आपके पास कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर।
अगर वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो वो भी आपके पास मोस्टली जो है, या लगभग मैं कहूँ 99% ही वो सारे के सारे कैसे मिक्सर होंगे, होमोजीनियस मिक्सर होंगे। तो मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, एक जैसा आपके पास कंपोजिशन मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ए का परसेंट, बी का परसेंट, फिर यहाँ देखा ए का परसेंट, बी का परसेंट, फिर नीचे जाके देखा ए और बी का परसेंट, ये हर जगह क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। देर आर नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, या फिर हम कहें कंस्टिट्यूट कंपोजिशन। जो आपके पास जिनसे वो मिलकर बना है, ए और बी के बीच में कोई बाउंड्री सेपरेशन दिखाई नहीं देगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, शुगर सॉल्यूशन वाटर। आप देखते हो कि जब शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करवाते हो, तो आप देखते हो हर जगह शुगर और वाटर के कंपोजिशन होते हैं वो सेम आते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके पास यहाँ जो है वो आपके पास जो सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन, वो कम मीठा था, नीचे जाने के बाद ज़्यादा मीठा आ गया। वो एक अलग बात है कि जैसे हम चाय बनाते हैं, कई बार चीनी डालना भूल जाते हैं, उसके बाद हम ऊपर से चीनी डालते हैं उसके अंदर, और वो हम डिजोल्व सही नहीं कर पाते हैं। वो तो एक अलग बात है कि नीचे जाने के बाद हमें लगा कि हाँ अब चाय मीठी ज़्यादा आई है, ऊपर जो चाय थी वो इतनी स्वीटनेस नहीं थी। बट अगर आपने पूरी तरह से मिक्स कर लिया, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ऊपर और नीचे वाले में स्वीटनेस का डिफरेंस नजर आएगा। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, डेली लाइफ में चलता ही रहता है, आपको पता ही होगा कि हर जगह उनकी कंपोजिशन सेम आते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है हीट्रोजीनियस। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी ये जो कंपोजिशन मैंने बताया ए और बी का जो मैं रेशो की बात कर रहा था, ये अगर आपके पास डिफरेंट आते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, हीट्रोजीनियस हो जाएगा। ए मिक्सर इज सेड टू बी हीट्रोजीनियस इफ इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके जो कंपोजिशन है वो एक जैसे नहीं आएंगे, हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूट, और इनके बीच में आपको दिखेगा, स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ, इनके बीच में कोई बाउंड्री दिखाई दे रही है, यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये। The different constitute of a heterogeneous mixture can be seen even with naked eye। यानी कोई जरूरी नहीं है कि आपको माइक्रोस्कोप लगाना है, आपको कोई और कोई बढ़िया कोई आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, नहीं, आपको नेक्ड आई से दिखाई दे जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सिंपल देखो दिखाई नहीं देगा। नेक्ड आई का मतलब नंगी आंखों, जैसे हम नॉर्मल अब पढ़ रहे हैं, हम स्पेक्स भी नहीं लगा रखा है, चश्मा नहीं लगा रखा है, वो हमारी नेक्ड आई होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर आर मिक्सड। जैसे आयरन फिलिंग का मतलब हो गया आयरन का बारीक चूर्ण बना लीजिए, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, और सल्फर जो पाउडर है वो भी आपके पास मिक्स करें दोनों को, तो मिक्सर फॉर्म इज हिट्रोजीनियस। इट इज ए ग्रेस येलो अपीयरेंस एंड टू कंस्टिट्यूट आयरन एंड सल्फर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड विद द नेक्टाइन। तो आप आसानी से पता लगा पाओगे कि ये सल्फर और ये क्या है, आयरन है। सैंड प्लस वाटर वाला भी इसी के कैटेगरी के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा, आपको दिखाई दे जाता है कि उसके अंदर क्या आपके पास सैंड है। तो सैंड प्लस वाटर जो होता है, ये जो सॉल्यूशन बनता है या मिक्सर बनता है, ये मिक्सर भी आपका कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नोट्स भी आप बिल्कुल देख देख के बना सकते हो, कोई मुश्किल आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें मोटिवेट करता रहे और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहे। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सर। बच्चे ये कहते हैं कि कंपाउंड्स और मिक्सचर में हम ना कंफ्यूज हो गए। जब हर बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम कंपाउंड्स और मिक्सचर को पढ़ा देते हैं, उसके बाद ये डाउट आना स्टार्ट करता है कि कंपाउंड और मिक्सचर में फिर क्या फ़र्क था। देखो, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे एक सिंपल सा, तो कि जो कंपाउंड्स के अंदर जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को ही कंबाइन कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर एलिमेंट के साथ साथ कंपाउंड को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो आपको जी एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड भी बना सकते हैं, एलिमेंट कंबाइन करके मिक्सर भी बना सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसके लिए एक मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपके पास जो कंपाउंड्स बनाते हो, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आप जब मिक्स करते हो, तो वो उनके मास के प्रपोर्शन का जो रेशो होता है वो फिक्स होता है, जबकि मिक्सर बनाते वक्त वो फिक्स नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी टेबल बना रखिए, आपको मैं कह रहा हूँ कि नोट्स आपको अच्छे मिलते रहेंगे, बस आपको क्या करना है, इस चैनल को बढ़ावा देना है, सब्सक्राइब करना है। कंपाउंड्स में क्या होता है, इन ए कंपाउंड्स टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। इसमें क्या होते हैं कि केमिकली कंबाइन होते हैं, जबकि मिक्सर में केमिकली कंबाइन नहीं होते। इन ए मिक्सर और इन ए मिक्सर टू और मोर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेना। इन ए मिक्सर टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्सड एंड नॉट कंबाइंड केमिकली। इसे कंबाइंड केमिकली नहीं होता।
नेक्स्ट क्या कहता है, इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स, जैसे मैं बात बताया ना वही बात है। ये मास के हिसाब से क्या होता है, फिक्स रेशो होता है, उनका चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा कि जब आपको वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा ही आपको 1:8 के अंदर बनाना है। ऐसा आज तक कोई रिसर्च नहीं है कि मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 के अलावा कोई मास का रेशो ले लूं और इनको मैं कंबाइन करूं मेरे पास वाटर बन जाएगा, तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। इन ए मिक्सचर द कंस्टिट्यूट आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशो, ये फिक्स रेशो नहीं होता, इट कैन वेरी, ये आपके पास वेरी कर सकते हैं। ठीक, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, दैट इज दे हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ। अब जैसे वाटर है, वाटर के अंदर ऐसा थोड़ी है कहीं हाइड्रोजन कम मिलेगा कहीं ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, वो तो हर जगह सेम मिलेगा ना। इनका मतलब इनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, और सेम होता है तो मैंने आपको वर्ड बताया था, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये होमोजीनियस। जबकि मिक्सचर दोनों ही हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं, हिट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इन ए कंपाउंड कंस्टिट्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते, जबकि कंस्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। आप जब मिक्स कर दिया है किसी को, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को, कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को किसी रेशो के अंदर, उनको आप अलग करना चाहो तो अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड से। ठीक है, जैसे बाय बॉइलिंग, ठीक है ना, जैसे NaCl और वाटर को आपने मिक्स किया, साल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो आप गर्म करोगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा और आपका NaCl अलग रह जाएगा। In a compound, the constituent particles lose their identity. Compounds does not show the characteristic of the constituent element. यानी वो अपनी आइडेंटिटी होती है उसको लॉस कर देता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होगा। अगर जो कंस्टिट्यूट है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेंगे। मिक्सर शो द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूट, जो उनके गुण होंगे वही दिखाएगा। जैसे शुगर मीठी है तो मीठी है, जो आपका नमक है वो खारा है तो खारा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम बात करें, मान लीजिए इसका अगर कोई टेस्ट के साथ मैं कंपेयर करता मान लो, तो हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है मतलब वो चेंज हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन तो गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, जबकि वाटर जो है वो गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है। तो ये इस तरह से इनके अंदर कुछ कुछ चेंजिंग आती जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो जिनसे मिलकर बना होता है उससे चेंज हो जाती है, जबकि मिक्सर में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता होगा, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जब हम उसका, जैसे कोई कलर है, कलर कैसा है, दिखने में कैसा है, और स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है कि नहीं है, यानी उसके अंदर केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। आई बस, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कलर पढ़ना होता है कि उस कंपाउंड का कलर कैसा है, उसकी स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इट रिक्वायर केमिकल चेंज, इसमें तो केवल किसी के साथ कंबाइन करते हैं, किसी के साथ मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, हाँ ऐसा आ रहा है, ये होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ए का मुझे चेक करना है कि ए एसिड है या बेस है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर ऐड किया। जैसे ही वाटर ऐड किया तो आपको ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। अगर ये H पॉजिटिव आयन देगा तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। तो इस तरह से चेक किया जाता है, तो उसके अंदर जो होता है वो आपके पास केमिकल चेंज आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दीज इंक्लूड एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। तो इससे हम चेक करेंगे, आगे बार बार पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में आपके पास सबसे पहले आता है फंडामेंटल यूनिट्स। तीन प्रकार के आप यूनिट्स बना सकते हैं, मैं नीचे नाम लिख रहा हूँ। एक तो हो गया फंडामेंटल, यही है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, दूसरा कौन सा होता है, डिराइव्ड यूनिट। हम यहाँ पर फंडामेंटल ही पढ़ेंगे, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट। और नंबर 3 पे होता है आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट। नंबर 3 पे कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इनको हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट बोलते हैं। द क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। जो क्वांटिटी हमने समझने के लिए बनाया, जैसे आप एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे क्या सीखना है, इंग्लिश सीखना है। तो इंग्लिश सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेंगे, 26 अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे, ए से लेकर जेड तक। बाकी इंग्लिश के अंदर जो भी बने हुए वो इनका ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है। वैसे ही मैं ऐसी क्वांटिटी बनाता हूँ जिसको मैं और अदर क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दीज क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी
और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। उनकी यूनिट को क्या बोल देंगे, फंडामेंटल यूनिट। इसी प्रकार ड्राइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है ना, तो उनकी यूनिट होती है, किसमें मेजर करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द क्वांटिटी। बिल्कुल बेसिक की बात करें तो हमें 7 समझने के लिए बनाया गया है। पहला बनाया गया लेंथ, फिर मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, या फिर आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आपके यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपके पास ये पूरे कितने हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक। एसआई सिस्टम की बात करें, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द वर्ल्ड। संसार के अंदर एक कॉमन यूज किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ ना, लेंथ, किसी रोड की लेंथ है, मैं कहता हूँ 3 फीट है, तो 3 फीट जो हमने लेंथ बोला है, हर देश जानी ये जरूरी नहीं है। देखो पहले सिस्टम क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में ना आपका FPS सिस्टम आता था। FPS सिस्टम क्या होता था, FPS सिस्टम के अंदर जो मास होता था वो तो आपका फिट में मेजर किया जाता था, सॉरी लेंथ को फीट में मेजर किया जाता था, और मास को पाउंड के अंदर यूज किया जाता था, और टाइम को सेकंड में यूज किया जाता था। और उसके बाद आया आपके पास सीजीएस यूनिट। सीजीएस में जो लेंथ थी वो आपकी सेंटीमीटर होती थी, मास जो होता था वो आपके पास ग्राम होता था, और टाइम आपका सेकंड में लिया जाता था। उसके बाद आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ थी वो आपके पास मीटर में मेजर करना स्टार्ट कर दिया गया, और जो मास है वो आपके पास किलोग्राम में मेजर करना स्टार्ट कर दिया, टाइम को फिर भी हमने सेकंड रखा। यानी एक बात तो है कि जैसे हम ओल्ड सिस्टम से चलते आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम टू टाइम हम मॉडिफिकेशन भी करते हैं, तो टाइम की यूनिट कभी चेंज नहीं हुई, टाइम की यूनिट सेकंड थी। अब आज के टाइम में एमकेएस सिस्टम ही चल रहा है, बट एमकेएस सिस्टम का नाम बदल दिया, एक हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना दिया, इसलिए इसका नाम हो गया एसआई यूनिट्स। लेंथ के लिए सिंबल एल रहेगा, मास के लिए एम रहेगा, टाइम के लिए छोटा टी रहेगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई रहेगा, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर या सिंपल टेम्परेचर बोल सकते हो, कैपिटल टी रहेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन रहेगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आई वी रहेगा। ऐसे यूनिट लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। अब देखो टेम्परेचर की और भी यूनिट होती है, हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, डिग्री फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, बट ऐसा यूनिट कौन सी है, इनकी केल्विन है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके पास मोल हो जाएगी, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, कैंडेला हो जाएगी। और यूनिट के लिए सिंबल क्या होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो आपको जनरली पता ही है, छोटी सी क्लासों से यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद पढ़ते हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट क्या होता है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। कितनी अमाउंट मैटर की प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के अंदर, दैट इज नोन एज मास। और मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Mass is always constant. The mass of substance can determine accurately in the laboratory by using an analytical balance। ठीक है ना, एक आपके पास एक्यूरेटली मेजर करना हो तो लैब के अंदर आपने देखा भी होगा, और अभी आपको जब स्कूल रीओपन होंगे तो जाके देखना, ये एनालिटिकल बैलेंस है, वहीं पे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने केवल डायग्राम दिखाया है, ऐसा एनालिटिकल बैलेंस होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं वो आप देख सकते हो। और ऐसा यूनिट क्या होती है, मास की किलोग्राम होती है, ये जरूर याद रख लेना। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज नोन एज मास। किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी अमाउंट मैटर की प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और मास इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। जैसे आपने 9th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मास है, जो आपका अर्थ पे मेजर कर लो, चाहे आप क्या कहाँ पे मेजर कर लो, मून पे जाके मेजर कर लो, आपके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, बट वेट इज चेंज। तो आप वेट को पढ़ लेते हैं कि वेट क्या है। It is a force exerted. It is a force exerted by gravity on an object. किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे अब मैं खड़ा हूँ मान लीजिए, तो वो मेरे अर्थ जो है मेरे ऊपर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, उसको मैं मेजर कर पाऊँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ठीक है, तो आपके पास ये जो वेट ऑफ सब्सटेंस है वो वेरी कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना, अर्थ पे कुछ अलग वेट नजर आएगा आपको, और जब आप मून पे जाके देखोगे तो आपको अलग वेट है नजर आएगा। ठीक है, तो आपके पास वो चेंज हो सकता है ग्रेविटी के साथ। और वैसे देखें तो ये फोर्स है, फोर्स है तो इसकी यूनिट वेट की क्या होगी आपके पास, न्यूटन होगी। चौंकने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए फोर्स। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी। तो आपके पास इसकी यूनिट भी न्यूटन होगी। नेक्स्ट वॉल्यूम।
स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मीटर, वॉल्यूम मीन क्या हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मीटर, मीटर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ की पावर 3। जैसे आप एक सिंपल पढ़ते हो, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास है तो ये लेंथ ही ना, उसके एक अलग अलग डायमेंशन के अंदर यूज करने पर आप उसके नाम बदल दिए बस। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन मीटर क्यूब, वैसे तो आप मीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर दिया, पर लिक्विड है तो लीटर में लेना है, बट इट इज नॉट ऐसा यूनिट। पर ऐसा यूनिट आपकी क्या रहेगी, मीटर क्यूब ही रहेगी, इस बात को ध्यान से देखें। एस आई यूनिट जो है वो आपकी क्या रहेगी, ऐसा यूनिट रहेगी आपकी मीटर क्यूब, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बट लिक्विड है तो हम उसका वॉल्यूम लीटर में ले सकते हैं। मैथमेटिकली कुछ रिलेशन है, 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो रिलेशंस है वो रिलेशन आपको ध्यान रखनी है। कुछ आपके पास इक्विपमेंट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं, ये बुरेट है। इस बुरेट के अंदर क्या होता है कि ये जो नोब लगा होता है, ये जो मेरा अभी आपको एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ एक नोब लगी होती है, इसको हम गोल गोल घुमाते हैं तो ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर जो भी लिक्विड हम डालते हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ जाता है। और इस पर नंबरिंग लगे थे, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग लगी होती है, तो इससे हमें आसानी से वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद पीपट आता है, पीपट में यहाँ पे आपने देखा होगा एक रेड कलर का मार्क लगा होता है। यहाँ तक अगर हमने कोई इसके अंदर लिक्विड लिया है तो वो अलग अलग हो सकता है, वो 20 ml हो सकता है, 25 ml हो सकता है, कोई अलग अलग प्रकार की पीपट आती है, उनका साइज अलग अलग होता है। एक आपके पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, ये क्या होता है, एक सिंबल जार की तरह ही होता है और उसमें भी नंबरिंग होती है। आप सीधा इसके अंदर लिक्विड को डालिए, देख लीजिए कितना लिक्विड आ चुका है, तो ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये अलग अलग साइज की आती है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 लीटर की, तो ये 1 लीटर की है, यहाँ जो निशान कर रखा है यहाँ पे, जो मार्क कर रखा है, उस मार्क तक अगर आपके पास लिक्विड होगा तो वो आपके पास कितना होगा, 1 लीटर होगा। तो आपसे पूछ ले कि वॉल्यूम को मेजर करने की डिवाइस कौन कौन से लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए बुरेट है हमारे पास क्या है, पीपट है, हमारे पास क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, हमारे पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर इट मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मेजर करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है। देर आर 3 स्केल इन विच टेम्परेचर कैन बी मेजर, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस ने क्या कहा कि जहां वाटर फ्रीज होता है, जहां वाटर फ्रीज होता है उसको 0 माना, और जहां वाटर बॉयल होता है उसको 100 माना, और इसके बीच के 100 पार्ट कर दिए। इस तरह से कितने पार्ट कर दिए, 100 पार्ट कर दिए। जबकि फारेनहाइट कहता है नहीं, जहां एल्कोहल फ्रीज होता है वहां 0 मानेंगे। तो जहां एल्कोहल फ्रीज हुआ उसके हिसाब से अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के नज़दीक लेके आए, उसके साथ कंपेयर करें, तो ये 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर आ जाता है, और ये किसकी इक्वल आता है, 212। तो इसके बाद अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो आपको पता है इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, इसको 180 टुकड़े हो जाएंगे। कितने, यहाँ पे कितने टुकड़े हो रहे हैं, टोटल 100 टुकड़े हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने टुकड़े हो जाएंगे, यानी कितनी यूनिट आ जाएगी इसमें, 180 आ जाएगी। और उन्होंने जो केल्विन में आया, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ये जो 0 है वो 273 के बराबर है, ये किसके बराबर है आपके पास, 373 के बराबर है। तो अगर मान लीजिए कोई एक टेम्परेचर तो ऐसा होगा जो इन दोनों में बराबर होगा। एक बात और, आपको पता है इसमें 100 बॉक्स है, 100 पार्ट है, इसमें 180 पार्ट है, तो आपको डेफिनेटली इस ये वाला जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट छोटा है एज कम्पेयर टू, यानी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, वो ज़्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए। आई बात समझिए। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है डिग्री सेल्सियस है, ये आपके पास डिग्री फारेनहाइट है, इसमें नीचे वाली वैल्यू घटा देता हूँ, डिग्री सेल्सियस -0, और इसमें भी नीचे वाली वैल्यू घटा दूँ तो डिग्री फारेनहाइट -32। अब टोटल वैल्यू कितनी, यहाँ पे 100 है, नीचे वाले कितने 0, तो 100 - 0 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितनी है, 212 - 32, तो इसका सोल्यूशन करें तो कितना आ जाएगा, 100 सॉरी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180। कैंसिल हो जाएगा, 20 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट -32 डिवाइड बाई 9। अब आप डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो उसको आप डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, और डिग्री फारेनहाइट दे रखा है तो आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैन बी कन्वर्ट। इसी प्रकार अगर इसका मैं साथ में लिखता तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई ये केल्विन के बराबर होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ केल्विन -273 डिवाइडेड बाई 373 - 273, और इसको करूँगा तो क्या आ जाएगा, केल्विन -273, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी 100 लिख देता हूँ पहले, और 100 ये कैंसिल होगा तो आपके पास 5 आ जाएगा, यानी इसी के इक्वल में लिखूंगा तो केल्विन -273/5, और ये दोनों में अगर इक्वल लिख दूँ, ये दोनों में
इक्वल लिख दूँ तो देखिए क्या रिजल्ट मेरे पास बनेगा। तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे आ गया केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस। केल्विन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करते हो वो रिलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप ये रिलेशंस यूज कर सकते हो, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम आपके जो नोटबुक है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वांटिटी से टेम्परेचर की दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। ठीक है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज एसआई स्केल, ये एसआई स्केल है, इसी को मान्यता मिली है एंड इज वेरी कॉमन दीज डेज। टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज शोन बाय द साइन के, और इसमें कौन से साइन से शो किया जाता है, वो किया जाता है आपके पास के से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट मास पर इनटू वॉल्यूम। यानी सीधी सी भाषा में कहा जाए तो डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी होता है मास पर इनटू वॉल्यूम। ये मास डेंसिटी भी बोल सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप क्या बोल सकते हो, मास डेंसिटी। ठीक है, अगर हम इसके एसआई यूनिट निकालना चाहिए तो एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, जो इसमें क्वांटिटी यूज हुई है उसको पुट कर देंगे, जैसे मास, मास का क्या पुट कर देंगे, किलोग्राम, वॉल्यूम का क्या पुट कर देंगे, मीटर क्यूब, तो आंसर आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड दिस इज द एसआई यूनिट। ये आपके पास क्या रहेगी, इसकी एसआई यूनिट रहेगी। ठीक है, किलोग्राम जो पर मीटर क्यूब है वो क्या रहेगी, आपकी एसआई यूनिट। ठीक है, डिराइव कर सकते हो इस तरह से, आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट, ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट्स इन्वॉल्व सर्टेन डिग्री ऑफ एरर और अनसर्टेनिटी। आपको पता है कि जब हम कोई मेजर करते हैं तो उसके अंदर एरर होता है। एरर किसी भी प्रकार से हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर, या फिर हमें जिसको क्वांटिटी को मेजर करना है उसका मेथड नहीं पता हमें कि मेजर कैसे करना है, तो उसकी वजह से भी एरर हो सकता है। ठीक है ना, कोई रेंडम एरर भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कई प्रकार के एरर होते हैं। ठीक, द एरर विच अराइज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, मेनली टू फैक्टर पर डिपेंड करता है, स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर, काम करने वाले की एक्यूरेसी कितनी है, उसकी स्किल कितनी है। लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनकी कमियां हों उस वजह से। तो हमने क्या किया भाई, हमने मेन टॉपिक हमारा ये है, हम क्या करते हैं, साइंस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और एक बहुत छोटी वैल्यू होती है। जैसे मुझे मास ऑफ सन निकालना है तो मास ऑफ सन निकालूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। इनको एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं है, तो हम साइंस की वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए एक नोटेशन बनाइए, और वो नोटेशन क्या है, वो नोटेशन हमारी n इंटू 10⁻n की फॉर्म में। n क्या है, n की वैल्यू आपकी 1.00 से लेकर 9.99 के बीच में हो सकता है, और जो स्मॉल एन है वो आपका एनी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर, यानी वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं होगा, वो आपके पास क्या होगा, एनी इंटीजर होगा, और उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, जैसे मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि बताइए स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि पीछे पढ़ चुके हो, कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, यानी n इंटू 10⁻n की फॉर्म में है, तो आप डेफिनेटली आपका आंसर आएगा यस सर, ये आपका इसी में है। उसके बाद अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या ये n इंटू 10⁻n की टर्म में है, तो आपको जरूर है, n की वैल्यू 9.1 है जो कि 1.00 से लेकर 9.99 के बीच में लाई कर रही है। 10⁻31 n की वैल्यू 31 है। अगर मैं कहूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, नेगेटिव में होता है वैसे, तो आगे लगा देता हूँ चलो, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप देखिए कोई भी वैल्यू आप साइंस की उठा के देख लीजिए, आपकी इसी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इट इज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये आपकी एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू
10⁻n, जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है बड़े अक्षरों में। फिर n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एंड n कैन वेरी बिटवीन 1 to 10। वैसे आप यहाँ पे 1 to 9 ही रखो तो बेटर है, 10 यहाँ संशोधन कर देते हैं, यानी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आप 1.00 से लेकर 9.99 बोलिए, 10 मत बोलिए, क्योंकि 10 जो आएगा वो आपका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप एक डिजिट लिख दिया, जैसे ऐसा नहीं होगा 10 पॉइंट समथिंग। आपको क्या करना है कि एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लगेगा और वो आपका डिजिट नॉन जीरो होगा। ठीक है, यही आप ध्यान कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इन साइंटिफिक नोटेशन की अगर मैं बात करूं, तो साइंटिफिक नोटेशंस में अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, तो अब मैं आपको केवल समझाने के लिए चलता हूं। जैसे इसका मतलब क्या है 2.5, देखो अगर मैं बात करूं 2.5 इंटू 10⁻², इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 2.5 डिवाइड बाई 10⁻², लिख सकता हूँ। और इसको कैसे लिखता हूँ 2.5 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। और इसको कैसे लिखता हूँ मैं 0.025 लिख सकता हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 2.5 इंटू 10⁻² को मैं 0.025 लिख सकता हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है कि या मैं इसको ऐसे कहूँ कि 0.025 को मैं 2.5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसकी ओरिजिनल लोकेशन, ये मेरा लेफ्ट हो गया, इस लाइन को खींच लेना एक बार समझने के लिए, ये राइट हो गया। अब मेरा ये जो पॉइंट है वो किसकी तरफ जा रहा है, ये यहाँ बनाना है 2.5। यानी आपका जो पॉइंट है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये जो पॉइंट है वो मूव हुआ है किस तरफ, राइट साइड। जैसे ये पॉइंट राइट साइड मूव होगा, जैसे ये पॉइंट राइट साइड मूव होगा, तो आपके पास कितने डिजिट मूव किया, एक और दो, तो पावर भी कितनी आ गई, 2 आ गई। पर आई किस में, माइनस में। तो जब भी पॉइंट को राइट तरफ मूव कराओगे तो उसकी जो पावर है वो आपकी नेगेटिव में आएगी। इस बात का ध्यान रखना, जो पावर है वो किस में आएगी बच्चों, नेगेटिव में आएगी। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल से इसको प्रूव कर दिया। ठीक, इसी प्रकार अगर मूव लेफ्ट, अगर आपका पॉइंट लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, मूव लेफ्ट, तो आपके पास पावर कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। पावर कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर राइट की तरफ है तो नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ है तो पॉजिटिव। ठीक है, आप करके देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं आपको इतना नहीं करवा रहा हूँ। इसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैं ये कहता हूँ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये जो आपके ऊपर इसका चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये अगर 10⁻−19 हटाना है तो ये इधर घूमेगा। ठीक है ना, जैसे देखो 2.5 को हटाना था तो ये पॉइंट इधर घूमा है, देखो यहाँ है ना। तो वैसे इधर कितने 19, तो इसको बोलना थोड़ा पॉसिबल होता है, 0.00000 ऐसे बोलते तो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो साइंटिफिक नोटेशन होगी, उनका हमें एडिशन करना और क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक साइंटिफिक नोटेशन दे दिया 3.6 इंटू 10⁸ और दूसरा आपको दे दिया ऐड करना है इसके अंदर, फर्स्ट साइंटिफिक नोटेशन, और दूसरी मैं लेता हूँ 2.3 इंटू 10⁻6। तो आपको पता है कि ऐसा अगर क्वेश्चन करना हो तो आपको सबसे पहले पावर इक्वल करनी पड़ेगी। या तो 6 वाली जो पावर है, यानी जिसकी पावर 6 उसको 8 बना लो, या 8 वाली को 6 बना लो। ठीक है, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, 6 वाली को 8 बनाता हूँ। तो आपको पता है 3.6 इंटू 10⁸, और इसकी पावर बढ़ानी है तो ये पॉइंट जो है आपका 2 डिजिट इधर जाना चाहिए। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.30, सॉरी किस तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास पावर को ऐड करना है, पावर को ऐड करना है तो किस तरफ जाना चाहिए, इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ, क्योंकि राइट की तरफ जाएंगे तो फिर तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को इधर घुमा देता हूँ लेफ्ट की तरफ, यानी 0.023 लिख दूँ। अब देखो पहले 2 के बाद पॉइंट था, अब यहाँ 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ खिसक गया, और लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा तो 10 की पावर 6 तो थी उसमें 2 और ऐड हो जाएगी। 3.6 इंटू 10⁸ प्लस कितना बन जाएगा पास, 0.023 इंटू 10⁸। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10⁸ कॉमन आ जाएगी,
कॉमन निकालने के बाद क्या बनेगा 3.6 प्लस 0.023 इंटू 10⁸8। अब हम आसानी से 3.6 और 0.023 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, 2, 6 और 3, यानी 3.623 इंटू 10⁸8। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सब्ट्रैक्शन करने से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, जब आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको पहले पावर इक्वल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, पावर इक्वल करता हूँ, 6 वाली के इक्वल लेके आते हैं। अगर 6 वाले के इक्वल पावर लेके आऊँ तो देखिए क्या बनेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट कम करना पड़ेगा, -2, तो क्या बनेगा देखो 3.60 जो था उसको मैंने लिख दिया 360 पॉइंट। पहले क्या था, 6 से पहले था, अब 6 और 0 2 के बाद आ गया 0 इंटू 10⁸8 तो था ही। अब ये जो है वो लेफ्ट की तरफ नहीं राइट की तरफ मूव किया, और राइट की तरफ मूव करेगा तो आपका साइन आ जाएगा किसका, माइनस का। कितने माइनस कर दूं, जितना मैंने डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट मूव करवाया है उतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 2.3 इंटू 10⁸6, तो ये बन जाएगा 360.0 इंटू 10⁸6 प्लस 2.3 इंटू 10⁸6। 10⁸6 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा 360.0 प्लस 2.3 इंटू 10⁸6। अब आप इसको कैसे ले सकते हो, 360.0 को 2.3 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 362.3, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 362.3 इंटू 10⁸6। अब हमें क्या करना है कि ये चेक कर लेना है कि ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है क्या, तो आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ लेके आना पड़ेगा, यानी कितना लेके आना पड़ेगा 3.623 इंटू 10⁸। अब आपका देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट गया, तो +2 कर देंगे, और +2 करने पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हो आंसर सेम आया है, पर यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर बन रहा था एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो ऑटोमेटिक साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा, जबकि यहाँ पर लास्ट में चेक करना पड़ा था और हमें उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो पावर इक्वल करेंगे, और पावर इक्वल करने के बाद एडिशन करना है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन आप कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इसमें कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। जैसे मैं बात करता हूँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लीजिए 1.2 इंटू 10⁶ इंटू 2.3, ये एक साइंटिफिक नोटेशन हो गया, 2.3 इंटू 10⁴, तो क्या करेंगे 1.2 की 2.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10⁶ इंटू 10⁴ कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं कितना आता है। इसका आ जाएगा पास 2.76, और 2.76 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए डिवाइड करना है 2.6 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई 1.3 इंटू 10⁻3, तो इसमें क्या करेंगे, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा, ये 10⁻3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, 2 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁻−3 हो जाएगा, और 8 प्लस का -3 तो 2 इंटू 10 क्या आ जाएगा 5। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको बस अगर मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना है कि वो आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करोगे। अब जैसे एक और एग्जांपल है, तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे 0.00000003927, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस जो पॉइंट है ये आपकी लाइन खींच ली, ये लेफ्ट है, ये आपकी राइट है। इस पॉइंट को कहाँ आना पड़ेगा, इस पॉइंट को आना पड़ेगा 3 के बाद में, तो इसको लिखूंगा 3.927, और आगे कोई 4, 6, 9 डिजिट होता मैं छोड़ देता, इंटू 10⁻, कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 में पावर लगा दूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि प्लस में या माइनस में, तो आप देखिए पॉइंट राइट की तरफ आया, तो आपको क्या लगा देना है माइनस। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास कोई आंसर है 762943210.234219274, ऐसी कोई वैल्यू है, और आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ लेके आना पड़ेगा 7 के बाद, तो ये आपका इधर लेफ्ट ये राइट, तो कितना बन जाएगा 7.629
इंटू 10⁻⁴ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट काउंट कर लूँगा तो डिजिट इस बार भी 8 आए हैं, पर लेफ्ट की तरफ गए हैं तो आपका क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। हाँ, अगर पहले से यहाँ पे मान लीजिए 10⁻6 होता तो ये तो एज इट इज रहने देता, और अब देखो क्या बन जाता है आपका 3.927 इंटू 10⁻⁻2 बन जाता। जो है वो तो रहने देना, अपने जो डेसिमल पॉइंट को मूव करवाने से जो बने हैं उनका हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इसकी साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, और आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन भी है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, और आगे जो आपके टॉपिक बचे हैं उनको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू बच्चों।